कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने 42 बीपीएससी घटना चक्र PYQ डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम 40वीं या कहें 41वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का डिस्कशन करेंगे। हिस्ट्री के जितने भी एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल के क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आए हुए हैं। पिछले वीडियो अगर आप उठा के देखेंगे तो 48वीं से लेके हम 68वीं बीपीएससी से लेके 38वीं बीपीएससी तक का टारगेट है। हम सारे जो क्वेश्चन आए हैं उनका डिस्कशन कर लेंगे हिस्ट्री के। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन हिस्ट्री से बाहर नहीं जाएंगे। आप पूरा यहाँ अगर कवर कर लिए, जितने भी वीडियो हैं 20-25 वीडियो में आई थिंक ख़त्म हो जाएगा। और ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो भी नहीं है, 15 या 16 मिनट के हैं। तो चलो हम आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तो ये कब बनाया गया, किसने बनाया? तो शेर शाह ने। वर्तमान पटना के निर्माण का श्रेय शेर शाह को जाता है, क्योंकि तारीख दाऊदी के अनुसार शेर शाह ने 1541 में इस नगर को एक सुदृढ़ किले के निर्माण कराया। यही नगर बिहार प्रांत की राजधानी बना। जो वर्तमान पटना है उसका निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? कब पारित किया गया? तो 1908 में पारित किया गया था, जब बिरसा मुंडा के आंदोलन। ये भी पूछा जाता है कि मुंडा विद्रोह कब और किस एरिया में हुआ। तो मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था और छोटा नागपुर के क्षेत्र में। फिर इसके बाद क्या हुआ, मतलब ये पूछा जाए कि बिरसा मुंडा का परिणाम क्या था। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में फिर से भूमि की माप की तथा 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार छोटा नागपुर क्षेत्र में बाहरी लोगों को भूमि हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई। मतलब पहले क्या होता था, मतलब वो लोग DQ मतलब बाहरी लोग और ब्रिटिश लोग आगे कब्जा कर लेते थे। तो मुंडा जो बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया तो उसके बाद ये कानून पारित हो गया। कौन सा कानून? ये कानून भी पूछा जाता है 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1882 में की गई थी गौरक्षणी सभाओं की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? कौन सा ईयर था? 1936 में। ये एग्जैक्ट डेट भी याद रखना है, जैसे कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। इससे पहले कब? 12 दिसंबर 1911 को बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की घोषणा हुई थी और नए प्रांत का गठन हुआ 1912 को हुआ था। लेकिन अगर हम कहें कि पहले उड़ीसा को कब अलग किया गया, तो 1 अप्रैल 1936 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कवि बाण निवासी थे, कहाँ के थे? तो ये हर्षचलित के द्वितीय, मतलब कि बाणभट्ट ने क्या लिखा? हर्षचलित। और बाणभट्ट कहाँ के थे? ये अपने इनके बारे में, ये जो हर्षचलित थे द्वितीय कच्छावास में प्राण ने अपने वात्स्यायन गोत्र के होने तथा प्रतिकूटी नगर निवासी होने की सूचना दी है। प्रतिकूट को बिहार में सोन नदी के किनारे बसा माना जाता है। कहाँ माना जाता है? प्रतिकूट को बिहार की सोन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखते कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे फेमस नगर कौन सा था? तो ये मथुरा था। ह्वेनसांग की यात्रा कब हुई? तो ह्वेनसांग जो है 1630 से 1644 के मध्य भारत में आए थे और उस समय अगर शासक पूछा जाए तो हर्षवर्धन थे। और इस समय मथुरा सूती वस्त्रों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। यहाँ पे बहुत सारे कारखाने लगे हुए थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में सूती वस्त्र के लिए कौन सा नगर या सिटी फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किस चीज़ से बना था? तो ये लकड़ी से बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य राजप्रासाद अनेक स्तंभों वाला। हम देखते हैं कि अशोक के बाद हम पाषाण या कहें कि पत्थरों का यूज़, जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ उसके बाद मंदिरों, बिहारों या चैत्यों का निर्माण हुआ तो वहाँ पे पत्थरों का यूज़ होना शुरू हुआ। उसके पहले लकड़ी के ज़्यादातर भवन बनाए जाते थे। पटना के समीप कहाँ पे स्थित है? बुलंदी बाग तथा कुम्हर रार की खुदाई में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं।
इस उत्खनन का श्रेय किसे जाता है, ये भी पूछ सकते हैं, स्पूनर महोदय को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं तथा उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। एक स्तंभ को दूसरे से आपको मिलाना है, कौन से सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर सी के अकॉर्डिंग हम मिलाएंगे तो जन्म कहाँ पे हुआ सी के हिसाब से, तो जन्म इनका हुआ लुम्बिनी में। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में। प्रथम वचन सारनाथ में दिया गया, निधन कुशीनगर में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब उनका जन्म हुआ उसे और जब मृत्यु हुई तो उन दोनों घटनाओं को किस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कौन सा राजवंश है, तो कदम्ब वंश। संगम साहित्य की रचना 100 से 220 के बीच की गई थी। संगम साहित्य में हम तमिल प्रदेश के 3 से 4 राज्यों का वर्णन पाते हैं, जैसे चोल, चेर, पांड और अरविडो। तो ये वंश थे जो संगम वंश से संबंधित है। बाकी कदम्ब वंश जो है संगम राजवंशों से संबंधित नहीं है, संगम साहित्य से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, दोनों का ध्यानपूर्वक पढ़िए। स्टेटमेंट फर्स्ट ए है कि 12वीं सदी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। उसका रीजन बता रहे हैं कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया, इसीलिए महाविहार का पतन हो गया। तो दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं, या इनमें से कोई सही नहीं है, या ए सही है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब इसके हिसाब से कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय या कहें कि हेल्प मिलना बंद हो गया, उसकी वजह से ये ध्वस्त हो गया या इसका पतन हो गया। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि 11वीं सदी से पाल वंशों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को राजकीय संरक्षण देना शुरू कर दिया। किसको, विक्रमशिला को, पाल वंश के जो राजा थे। और 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी ने भी यहाँ पे आक्रमण किया, महाविहार को जला डाला, अस्त व्यस्त ध्वस्त कर दिया और भिक्षुओं की हत्या कर दी। इस तरह महान शिक्षा का केंद्र का दुखद अंत हो गया, किसी ने रक्षण ही नहीं किया उस समय पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? किसने कहा है? इनमें से किसी ने नहीं कहा है। एल्फिंस्टन ने शाहजहाँ को मुगल काल के लिए स्वर्ण युग कहा। क्यों कहा है स्वर्ण युग? स्वर्ण युग कहने की वजह क्या है? तो उस समय पे शाहजहाँ के समय या कहें स्थापत्य को लेके आप बात करें या फिर इकोनॉमी को लेकर, तो बहुत ज़्यादा चरम उत्कर्ष हो रहा था। तो इस समय कभी कभी पूछते हैं कि चित्रकारी का स्वर्ण युग किन्हें कहते हैं, तो वो जहांगीर के समय पे हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित कीजिए। सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले देवरा का युद्ध, ये कब हुआ? 1900 नहीं, ये गलत है, 1932 में थोड़ी हुआ था, ये 1532 में हुआ। और फिर चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को शेरशाह के विरुद्ध हुआ। फिर थर्ड है कन्नौज का युद्ध, ये 17 मई 1540 को शेरशाह के विरुद्ध ये भी हुआ था। जो लास्ट था सरहिंद का युद्ध, ये 22 जून 1555 को सरहिंद सूरी के विरुद्ध, जो सिकंदर सूरी है उनके विरुद्ध हुआ था। मतलब शेरशाह सूरी का जो लड़का था उसका नाम सिकंदर सूरी था। और अब फाइनली जो हुमायूं थे वो जीत गए थे, फिर उस दोबारा से उनको शासन की सत्ता वगैरह मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी? कौन से थे? तो जफर खान। कब हुई थी? 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली पर हमला किया। इसमें अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खान मारा गया। तो अब ये भी ध्यान रखेंगे कि 1299 के लगभग किसने आक्रमण किया दिल्ली पे? तो मंगोलों का आक्रमण हुआ। और टाइम पीरियड किसका था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो ये लाहौर थी। ऐबक का राज्याभिषेक किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने, क्योंकि ये गौरी के दास थे। और ये लाहौर को इन्होंने 1206 में अपनी राजधानी बनाया। उत्तर पश्चिम से आने वाले संकट का सामना करने के लिए उसने दिल्ली की जगह बदल के लाहौर को राजधानी बना लिया, क्योंकि उस समय दिल्ली में बहुत सारे आक्रमण और बाहरी खतरा बहुत ज़्यादा रहता था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई? तो ये 1829 में की गई थी। अब ये भी पूछा जाता है किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने 1829 में की, जिसे बाद में ब्रह्म सभा समाज कहा गया। और इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म को स्वच्छ करना तथा एकेश्वरवाद की शिक्षा देना। एकेश्वरवाद मतलब कोई ईश्वर नहीं है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में विभिन्न टाइप की देवी देवताओं को मानते हैं, तो ये ऐसा नहीं मानते थे। ये वेदों को मानते थे, लेकिन जो कुरीतियाँ थी जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, इनके खिलाफ थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो कौन थे आत्मीय सभा के संस्थापक? तो राजा राम मोहन राय। इसके बारे में देख लेते हैं। 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना उन्होंने की थी। तो ये याद भी रखिएगा प्लेस की कहाँ की गई थी, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? किसने की? आगा खां। और सांप्रदायिकता के सिद्धांतों को ठोस आकार देते हुए 1906 में आगा खां ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसके बाद में जिन्ना कर्ता धर्ता बन गए, तो इनका स्थापना आगा खां के द्वारा की गई थी। और प्लेस भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये पेशवा बाजीराव सेकंड थे। और ये भी इसमें पूछा जाता है कि सहायक संधि किसकी है, तो वेलेजली की है। और इसके बाद क्या, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों की बात की जाए तो हैदराबाद 1798, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा। क्योंकि कभी कभी ना क्रम से लगाने के लिए पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किसको किया, या फिर कहें कि स्टेटमेंट के टाइप में पूछ सकते हैं कि क्या तंजौर को पहले मिलाया, हैदराबाद को बाद में। तो अब थोड़ा बहुत 3-4 स्टेट का सब तो नहीं हो पाएगा। एक ट्रिक है HMT, आप 3 याद रखेंगे, तो जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रणजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया उन्होंने? शाह शुजा से। शाह शुजा 1850 में काबुल की गद्दी पर बैठे। काबुल जो वर्तमान अफगानिस्तान है, किंतु उसके भाई मई शाह महमूद ने 1809 में उनको विस्थापित कर दिया। फलतः शुजा ने कहा क्या किया कि उन्होंने रणजीत सिंह जो पंजाब के फेमस उस समय के राजा थे, उनसे सहायता मांगी और उसके बदले उनको कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया, जो वर्तमान में ब्रिटेन के कब्जे में है, जिसकी मांग वर्तमान में भारत कर रहा है, लेकिन दे नहीं रहा है ब्रिटेन। पता नहीं क्यों चुरा के ले गए, अभी भी वापस करने की नीयत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो कौन हुए? 1938 में सुभाष चंद्र बोस। और ये कहाँ पे, जगह भी पूछा जाता है, हरिपुरा अधिवेशन। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाए कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ, तो 1938 में हुआ। और पुनः 1939 में ये त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ, वहाँ पे भी अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के विरोध के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की इन्होंने? तो ये 1798 में भी स्वदेश लौटे और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ऑप्शन में ऐसा कोई डेट नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो एग्जैक्ट डेट की बात करें 1798 है, लेकिन अगर नियरेस्ट ऑप्शन की बात करें तो ये 1796 है इस हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था रॉलेट एक्ट का लक्ष्य? देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। और ये कब लाया गया? 1919 मार्च 19 में लाया गया। और इसका विरोध जिन्ना, मालवीय जी तथा मजरूल हक ने काउंसिल से त्यागपत्र दे दिया। तो कभी कभी ये पूछ सकता है, लेकिन चांसेस कम हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने त्यागपत्र दे दिया था काउंसिल से। इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए और दोषी साबित कर जेल में बंद कर सकता है। मतलब जैसे अभी वर्तमान में जो कानून है कि आपको बिना कारण बताए अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कुछ कानून हैं जिन पे जैसे यूपीए लग जाए, लेकिन इसमें आपको रीज़न बताना पड़ेगा, 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो ये सारे जो राइट्स, ह्यूमन राइट्स थे, वो सब नहीं थे उस समय के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
किस प्रश्न पर असफल रहा? ऐसा कौन सा प्रश्न था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है। कब हुआ था? ये डेट भी कई बार पूछी गई है। तो 7 सितंबर 1931 में। कांग्रेस की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? गांधी जी ने भाग लिया। किंतु इस सम्मेलन में भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और सांप्रदायिक समस्या को हल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो गांधी जी रुष्ट होकर वहाँ से खाली हाथ लौट आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कैद किया गया था। कौन सी जगह थी जहाँ गांधी जी को रखा गया? आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब होता है? 9 अगस्त को। तड़के ही सभी नेताओं को कैद कर लिया जाता है। जैसे ही इवनिंग में ये आह्वान करते हैं और मॉर्निंग में सब बड़े बड़े नेताओं को कैद कर लेते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। इनका टाइम पीरियड है 1772 से 85 और 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी प्रणाली या द्वैध शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। फलता और आप मुझे कमेंट में बताइए कि लगाया किसने था? द्वैध शासन बंगाल में किसके समय लगाया गया? अगला क्वेश्चन देते हैं कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया। क्यों हुआ बारदौली सत्याग्रह? किसानों ने भू राजस्व वृद्धि का विरोध किया तथा अपनी मांगे मनवाने में भी सफल रहे और ये जो बारदौली सत्याग्रह था, इसी आंदोलन की सफलता के बाद यहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो कौन सा था? राजकोट सत्याग्रह या खेड़ा सत्याग्रह 1918, असहयोग 1920 तथा वायकोम सत्याग्रह कब हुआ? 1924-25। गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। वायकोम त्रावणकोर का सत्याग्रह मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। तो अब ये भी याद रखेंगे कि वायकोम सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? मंदिर प्रवेश को, जैसे जो दलित वर्ग थे, अछूत वर्ग के, जिनको उस समय माना जाता था, जो सवर्ण या कहें जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, वो लोग मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते थे, या कहें सार्वजनिक प्लेसेस जैसे उनके कुएं, उनके भोजनालय, बाकी जगह उनको मनाही थी। आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम याद रखेंगे हम। टी के माधवन, के कलप्पन, केपी केशव मेनन या नायर। ये बहुत फेमस है, नायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक रहे? तो ये किस क्षेत्र में रहे? संयुक्त प्रांत में। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। और नहीं, आंसर ये एक से ज़्यादा हैं, तो 1 और 4। पूर्वी तथा पश्चिमी संयुक्त प्रांत तथा उत्तरी बिहार में अगस्त विद्रोह या क्विट इंडिया मूवमेंट अपनी चरम सीमा पर रहा। यहीं के लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था बाद में, क्योंकि सिपाही भी यहीं से ज़्यादा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ऐसा कौन सा एरिया था जहाँ ये प्रभावी नहीं रहा? तो ये मुजफ्फरपुर। केवल 5, ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर सी के अकॉर्डिंग हम मिलाएं तो पहले का 2 हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, W हंटर। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के कौन है? तो ये है फादर बुल्के। बी का क्या है? फादर बुल्के। इसके बाद आनंद मठ। सी का 5 बंकिम नहीं, सी का 6 है। आनंद मठ के कौन है? बंकिम चंद्र। अब आता है प्रीसेप्ट्स ऑफ द जोसेफ। डी का क्या है? तो 3 है, राजा राममोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान, ये किसने लिखा है? तो ये W हंटर ने। इसमें थोड़ा सा ए का आंसर, आप ए का ए ही होगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मतलब कि ए का ए ही होगा, बाकी सबके अलग है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऐसी कौन सी वजह थी? तो ये किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, मतलब कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था इसमें। सबसे बड़ा मुख्य कारण यही था कि कोई भी ऐसा संगठन नहीं था जो पूरी तरह नेतृत्व संभाले। सही, इसलिए ये तितर बितर था, इसलिए अंग्रेजों को दबाने में भी इतनी आसानी हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32।
1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यावधि की पुनरावृत्ति का क्या कारण था? तो इसका था गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। हमने कल ही चर्चा की थी कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था, तो कौन सी वजह थी, आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसको दिया? रचनात्मक कार्यक्रम को। आपसे पूछा जाए रचनात्मक कार्यक्रम क्या थे, तो गांव-गांव जाके जैसे कि चरखा चलाना, सूत काटना, ये जो भी स्वदेशी को अपनाना, तो इनके ये सब रचनात्मक कार्यों में गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सी राजगोपालाचारी थे। और ये लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 से 20 जून 1948 ब्रिटिश भारत के अंतिम तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और सी राजगोपालाचारी को कब बनाया गया? तो 21 जून 1948 से ये 25 जनवरी 1950 तक रहे। तो इसीलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल इन्हीं को माना जाता है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया और गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में दी जाती है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन। ये तीसरी चौथी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? तो कौन थे? प्यारेलाल। नोआखाली काल क्या था? 1946 से 47 में गांधी जी के साथ उनके निजी सचिव हैं प्यारेलाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा संबंधित है, किससे है? महात्मा गांधी से। ये जो 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो गांधी जी ने ये कहा था करो या मरो, मतलब या तो आज़ादी या फिर हम रहेंगे ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई? 1913 में। किसने की? लाला हरदयाल ने रामचंद्र तथा बरकतुल्लाह की सहायता से 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक है, क्यों है? इसने अतिवादियों तथा उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। इनका पार्टीशन कहाँ हुआ था? 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, वहाँ पे नरम दल और गरम दल का डिवीज़न हो गया। फिर 1916 में जो होम रूल आंदोलन के बाद अतिवादियों मतलब कि गरम दल और नरम दल फिर से मिल गए। और 1915 में फिरोज शाह मेहता की मौत के कारण 1916 में अतिवादियों को कांग्रेस में वापस ले लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ये 1962 से इनका मतलब पूरे जीवन काल है। उन्होंने 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में काफ़ी प्रतिष्ठा अर्जित की। आप सभी को पता होगा कि 1993 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था और इन्होंने स्पीच दी थी, जिसके बाद बहुत ज़्यादा फेमस हुई और सभी इनसे बहुत ज़्यादा वो भी कि मतलब कितना इंडिया कितना वो है धर्म को लेके, संस्कृति को लेके, और ब्रिटिश लोग क्या फैला रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे इनकी स्पीच से। और क्या है कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनघनत्व के, इसके साथ ही बिहार में जो आए हुए इतिहास के क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन हम आज ही समाप्त करते हैं यहीं पे, क्योंकि क्वेश्चन इसके आगे है नहीं, दूसरा सब्जेक्ट चालू हो जाता है। तो अगले वीडियो में 2-3 वीडियो और बनेंगे जिसमें हम पूरा हिस्ट्री समाप्त कर लेंगे, घटना चक्र वाला। इसके साथ ही डिस्कशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।